नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। मुकालमा टीवी जो है वो एक नया चैनल है और इस चैनल पर हम आपकी मुलाकात जो है वो मुख्तलिफ दानश्वरों से, अदीबों, शायरों से और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और आप इन प्रोग्रामों को पसंद करते हैं और आपकी फ़ीडबैक जो है वो हमें मिलती रहती है और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जो आज की हमारी मेहमान हैं, वो शायरा हैं, मुनफ़रिद लबो लहजा की शायरा हैं, दर्स व तदरीस के शोबा से वाबस्ता हैं, प्रोफ़ेसर हैं, डॉक्टर प्रिया तबीता साहिबा। मैं समझता हूँ कि जो हमारी मसीही शायरात हैं, हमें कहना तो नहीं चाहिए कि मसीही या मुस्लिम, शायर, अदीब जो हैं वो यकसा होते हैं सबके लिए, लेकिन फिर भी जब हम काउंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत कम तादाद जो है, लेकिन ये जो शायरात का गुलदस्ता है, जो मसीही शायरात जिन्होंने अपना नाम बनाया है मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद से, उनमें डॉक्टर प्रिया तबीता जो है, उनका नाम जो है वो बड़ा नुमायाँ है। उनकी किताबें छप चुकी हैं और जो अदबी हलके हैं वहाँ से उन्हें दाद-ओ-तहसीन मिलती रहती है। तो डॉक्टर प्रिया तबीता जो हैं वो क्योंकि मैं उन्हें ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ लाहौर से, जब वो अभी डॉक्टर नहीं थी। ये 2002 से 2006 का अरसा जो है लाहौर में जब कोई भी प्रोग्राम होते थे तो हम इकट्ठे होते थे और मुझे याद है कि जब उनकी पहली किताब जो है वो शाया हो रही थी, हमेशा रूठ जाते हो, तो उसके लिए उन्होंने मुझे लिखने के लिए भी कहा और मैंने उनकी किताब में लिखा, उनकी शायरी का मुताला किया और बड़ा अच्छा लगा और उसके बाद उन्होंने ये जो सफ़र है उसको तय किया है और उसमें हम देखते हैं बहुत जिद्दत आई है। उनका काम जो है वो जो शायरी जो है उसमें बहुत निखार आया और उन्होंने मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद से अपना एक नाम बनाया है। आज उनकी पहचान है, वो पहचानी जाती हैं बहैसियत प्रोफ़ेसर भी और बहैसियत शायरा भी। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और आज उनका हम कलाम भी सुनेंगे और डॉक्टर साहिबा की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रिया ताबिता साहिबा, खुश-आमदीद मुकालमा टीवी पर। जी, बहुत शुक्रिया फ़ादर जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और आपके चैनल की भी और बहुत अच्छा लगा, मैंने काफ़ी प्रोग्राम आपके देखे हैं और बहुत अच्छा लगा कि ये जो आपका चैनल है, बहुत से लोगों से इस चैनल के ज़रिए से वाक़फ़ियत हो रही है, उनकी बातें सुनने को मिलती हैं। इल्म और अदब के हवाले से बहुत आगाही मिलती है। तो मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं इस चैनल के ज़रिए से बात कर सकूँ। जी। डॉक्टर साहिबा, ये जैसा आप जानती हैं कि ये चैनल जो है ये एक ज़रिया है क्योंकि आज का जो सारा मौजूदा दौर है वो आपको पता है कि यूट्यूब पे चला गया है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करना जानता है और इन चीज़ों को इस सहूलत को हम ख़ातिर में लाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। तो ये भी एक अदना सी कोशिश है ताकि जो अदीब हैं, शायर हैं, दानश्वर हैं और जो तख्लीकी लोग हैं हम उनसे मुतारिफ हो सकें। तो आप थोड़ा-सा बताइए अपने हवाले से नाज़रीन को, मुकालमा टीवी के नाज़रीन जो हैं, आपका जो सफ़र है ख़ास तौर पे आपकी पैदाइश जो है उसके हवाले से कहाँ पे हुई और ये जो आपका अदबी सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ और ख़ास तौर पे अपनी तालीम के हवाले से भी ज़िक्र कीजिए? जी फ़ादर जी, लाहौर शहर से ही मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक तो झंग से है और वालिदा साहिबा यंगसनाबाद से ताल्लुक रखती हैं। तो ऐसा है कि शादी के बाद वो लोग यहीं लाहौर शिफ्ट हो गए थे। तो हम सब बहन-भाई यहीं पे लाहौर में ही पैदा हुए। 4 बहन-भाई हैं हम और बड़ी बहन है, फिर 2 भाई हैं और मैं हूँ, उसके बाद सबसे छोटी। तो वालिदैन ने बड़ी मेहनत से हम सबको ही पढ़ाया-लिखाया और सबकी तालीम और तरबियत पे बड़ी तवज्जो उन्होंने दी और जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ ज़ाहिर है सभी माँ-बाप पूरी करते हैं लेकिन उन्होंने अ, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेहनत की है और ये जो सारी कामयाबी है ज़ाहिर है उसमें वालिदैन का बहुत हिस्सा है। और मेरी जो ज़ाती सारा सिलसिला है इसमें ये है कि माँ-बाप दोनों की काविशों के साथ-साथ मेरी बड़ी बहन जो हैं वो उनकी भी बहुत बहुत मेहनत और उनकी मुआवनत मुझे हासिल रही, तो मैं ये सारा सफ़र तय कर पाई।
क्योंकि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैट्रिक किया मैंने मैकमिलन हाई स्कूल से, और उसके बाद एफए और बीए मेरा गवर्नमेंट जिन्ना डिग्री कॉलेज से हुआ। उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू में एडमिशन हुआ। तो ये जो सारा सिलसिला रहा, इसमें मेरी बहन हर वक्त हर लम्हा साथ रही। हर तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने भी पूरी की, और कोई इम्तिहान का सिलसिला हो या कोई लाइब्रेरी जाना, वैसे आने जाने का सिलसिला हो, तो मेरी वालदा भी बहुत इस हवाले से उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। 2002 में मैंने एमए किया था ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2006 में मैंने वहीं से ही एमफिल किया, और 2015 में मेरी पीएचडी हुई। पीएचडी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से की। इसी सारे सिलसिले में 2002 में जब मैंने एमए किया, तो उसके बाद मेरी पहली जॉब 2003 में हुई एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। एफसी कॉलेज उस वक्त डीनेशनलाइज हुआ था 2003 में, सारी फैकल्टी नई थी। तो मैंने भी अप्लाई किया, और वो खुदा का शुक्र है कि मेरी हो गई जॉब वहाँ पे। तो मैंने तकरीबन 13 साल मैंने वहाँ पढ़ाया है। ये सारा जो सिलसिला था, इसी में जॉब के साथ ही मेरा एमफिल भी हुआ, और जॉब के साथ ही मैंने पीएचडी भी मुकम्मल की। 2015 में जब मेरी पीएचडी मुकम्मल हुई, तो इसी दौरान में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स आई थी। तो इससे पहले तो मैंने खैर कभी सोचा नहीं था कि मैं एफसी कॉलेज, जो इतना एक नामवर इदारा है और बैनुल-अक़वामी सतह की शोहरत रखता है, मेरा इरादा नहीं था कभी भी छोड़ने का। लेकिन बस वो सीट्स आई, तो कुछ बाकी दीगर कोलीग्स के साथ हम सोचा कि अच्छा चले हम लोग भी अप्लाई करते हैं। अगर हो गई जॉब और लाहौर में हो गई तो ठीक है, वरना अगर वाकई कहीं और होती तो मेरा इरादा नहीं था, मतलब मैं कहीं और ना जाती। तो बस वो खुदा का करम ऐसा हुआ कि मैंने ओपन मेरिट पे मैंने टॉप किया था पंजाब में। तो उसी की वजह से ऐसा है कि जो टॉपर होता है उसको उसकी मर्जी पूछी जाती है कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो लाहौर शहर में एक ही सीट थी, तो वो जाहिर है फिर मैंने फिर वो उसको कबूल किया। और वैसे भी वो कहते हैं जहाँ रिस्क लिखा होता है खुदा ने, तो फिर मतलब मैंने एक बड़ा मुश्किल फैसला था एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को छोड़ना, लेकिन फिर मैंने रिजाइन किया और गवर्नमेंट सेक्टर में आ गई मैं। और अभी मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन वहादत कॉलोनी, वहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। और बस ये सारा मुख्तसर सा है। जी, जी। डॉक्टर साहिबा, आप क्या पढ़ा रही हैं वहाँ पे, जो आपका मज़मून जो है वो क्या है? जी, मैं शोबा उर्दू से वाबस्ता हूँ। ओके, तो ये शोबा उर्दू से जो आप वाबस्ता हैं, तो इसमें क्या-क्या आप कवर करती हैं? कुछ थोड़ी-सी रूटीन आपकी जो यूनिवर्सिटी में? हमारे कॉलेज का ये सिलसिला है कि पहले तो एमए चल रहा था, एमए उर्दू भी हम लोग करवा रहे थे, लेकिन अभी ये पिछले 2 साल से, अब चूंकि ऑनर्स का वो एक ट्रेंड शुरू हो गया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है हमारे कॉलेज की, तो अब बीएस ऑनर्स करवा रहे हैं हम। और अब 1 साल हो गया, मेजर उर्दू भी शुरू कर लिया। तो इंटर की क्लासेस भी हो रही हैं, बीए की भी हो रही हैं, लिटरेचर भी पढ़ा रहे हैं हम लोग। जब एमए हो रहा था तो वो भी चल रहा था, 2 साल हो गए, फिर ऑनर्स का सिलसिला चल पड़ा है। तो ऑनर्स को भी हम अपने मेजर उर्दू के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, और यही कोशिश होती है कि जैसे एक अच्छा उस्ताद अपने तालिब इल्मों को तालीम दे सके, उसी तरह से ही कोशिश करते हैं, और मेरा ख्याल है कि काफी हद तक कामयाब भी हम। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जहाँ हम देखते हैं आपका जो अदबी सफ़र है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके हवाले से ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ। जो आपकी किताबें हैं, जैसा मैंने ज़िक्र किया कि एक तो आपका जो था उर्दू नावल के मनफ़ी किरदार, आगाज़ था क़याम पाकिस्तान, ये आपकी तहक़ीक़ व तनक़ीद है। तो इस हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो तहक़ीक़ व तनक़ीद का जो मैदान है, इसको आप कैसा देखती हैं? आपका कैसा तजुर्बा था? और ये जो आपका काम था उर्दू नावल के लिहाज से, तो इसको कैसे देखा गया अदबी हलकों में और इसकी क्या वर्थ है? जी। इसका तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, क्योंकि मेरी पहली किताब भी यही थी, मैंने मकालाबाद में छपवा लिया था। तो उर्दू नावल के मनफी किरदार में दरअसल इसमें सिलसिला इस तरह से था कि जो क़याम पाकिस्तान से पहले के जो नावल हैं, उन पर मैंने काम करना था। तो 1869 में डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरातुल अरूस शाया हुआ था, वहां से ही शुरू किया, और 47 तक जो नावल लिखे गए, उनके मनफी किरदार उनका मैंने तज्जिया करना था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तनकीद के हवाले से भी और तहकीक के हवाले से भी।
अगरचे उससे पहले मैं एक मकाला लिख चुकी थी एमए में भी, लेकिन उसकी निस्बत इसमें ज्यादा अच्छा तजर्बा हो चुका था, तहकीक का भी और तनकीद का भी। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद ज्यादा अच्छी किताब थी, ज्यादा अच्छा लिखा गया ये मकाला। तो इसमें ऐसा था कि मैंने पहले चैप्टर में ये देखा कि जो मनफी है उसकी तारीफ क्या है, या मनफी को हम किन हवालों से मनफी, मतलब उसको करार कैसे देना है मनफी। तो इसमें मैंने 4 हवाले दिए थे। एक मजहबी हवाला था कि मजहबी हवाले से कोई किरदार नेगेटिव कैसे होता है, कोई मनफी या नफी के जुमरे में कैसे आता है। फिर इल्म नफ्सियात के हवाले से कि वो कौन से नफ्सियाती अवामिल हैं जिसकी वजह से कोई किरदार मनफी होता है। फिर मुआशरती हवाले से, और फिर फलसफियाना हवाले से। तो ये 4 जहतें थी जिनके हवाले से मैंने वो 47 तक जो उर्दू नावल लिखा गया, उनके किरदारों के जो मनफी किरदार थे उनका तज्जिया किया। तो इसमें ये था कि जो इब्तदाई नावल थे, यानी जो इसके अबवाब बंदी थी, उसमें इस तरह से था कि पहले ये बताया गया कि मनफी जो है मतलब उसकी तारीफ क्या है नफ्सियाती हवाले से, मजाहब के हवाले से, मुआशरती और फलसफियाना हवाले से। फिर उसके बाद ये था कि जो इब्तदाई, उसके बाद नावल निगारी का इर्तिका और किरदार निगारी पे बात हुई। फिर उसके बाद इब्तदाई नावलों के मनफी किरदार, उसके बाद रोमानवी नावलों के मनफी किरदार, और फिर अगला उसका बाब था तरक्की पसंद नावलों के मनफी किरदार, और आखिर में सारा मुहाकमा था। तो ये इस हवाले से बहुत अच्छा था कि इस पे पहले काम नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है कोई भी अच्छा मकाला वही होता है जिसपे आप पहली बार रिसर्च कर रहे हो, जिसपे पहले ही ढेर सारा मटेरियल मौजूद हो, यानी पहले काम हो चुका हो, वो इतना कोई पसंदीदा नहीं है तहकीकी अमल में। तो इस हवाले से इसकी वर्थ भी बहुत अच्छी थी। जब मेरा वाइवा हुआ तो डॉक्टर शबील हसन, मरहूम है, वो वफात पा चुके हैं कुछ साल पहले, वो मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर थे। तो वो मेरा वाइवा लेने आए थे। तो वाइवा लेने के बाद उन्होंने हमारे सदर शोबा उस वक्त डॉक्टर तहसीन फिराकी साहब थे, तो उनको उन्होंने मुबारकबाद भी दी, और उन्होंने ये कहा कि ये मकाला इस कदर अच्छा है कि इसको किताबी शक्ल में शाया होना चाहिए। दरअसल किताब छपवाने की जो एक तहरीक थी वो मुझे उन्हीं से मिली। तो फिर ये 2006 में ये मेरी किताब शाया हुई। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब जी आप ज़िक्र कर रही हैं नॉवल के मनफ़ी किरदार, तो जो नाज़रीन हैं उनको बताइए कि ये किस चीज़ को फ़ोकस करता है? मतलब कि एक नॉवल में जो मनफ़ी कैरेक्टर्स हैं, किरदार जो हैं वो किस तरह के होते हैं? थोड़ा-सा इसको बयान कीजिए। जी, जो मनफी हवाले से ऐसे किरदार, जैसे मतलब हम देखते हैं कि मजहबी हवाले से वो किरदार जो राह रास्त से भटका हुआ है, जो मजहबी हवाले से एक जो क्राइटेरिया बना हुआ है कि सच क्या है, झूठ क्या है, हलाल और हराम का तसव्वुर, नेकी और बदी का, गुनाह और सवाब का तसव्वुर। तो वो जो सारी जो मनफी बातें हैं, जो बदी है, जो गुनाह है, जो हराम है, उस रास्ते पे चलने वाले किरदार नेगेटिव है, मनफी हैं मजहबी हवाले से। इसी तरह नफ्सियाती हवाले से जैसे कुछ होते हैं एंटी सोशल करेक्टर्स होते हैं, जो शर पसंद अनासिर होते हैं, तो उनकी वजह से, यानी उनमें जो बिगाड़ है तो उसके नफ्सियाती अवामिल क्या हैं। कुछ किरदार, ज़ाहिर है हर किरदार मजहबी हवाले से मनफी नहीं होता, उसमें नफ्सियाती अवामिल भी शामिल होते हैं, मुआशरती भी होते हैं। तो बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई किरदार मनफी हो जाता है। तो आमतौर पर जो विलन का जो जैसे करेक्टर होता है ना, मतलब अब हम देख रहे हैं कि हीरो का करेक्टर है जो बहुत पसंदीदा है। दास्तान से भी एक सिलसिला जो अदब की दुनिया में चल रहा है कि दास्तानों में हमेशा जो हीरो का किरदार है बड़ा पॉजिटिव और बड़ा तहरीक देने वाला होता है, पसंदीदा होता है। और जो नेगेटिव किरदार होता है, जो मनफी होता है, वो हमेशा शर फैला रहा होता है, हमेशा उससे मनफी बातें सामने आती हैं। तो यही फर्क है जो हीरो और विलन में होता है, वही मुस्बत और मनफी किरदार में फर्क है। तो मेरे जो मकाले का मौजू था वो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे उनको मैंने देखना था। जी, जी। बहुत जी शुक्रिया। और मुझे याद है कि जो आपने ज़िक्र किया डॉक्टर शबील उल हसन का, तो मुझे याद है कि जी मेरी भी उनसे थोड़ी-सी मुलाकात रही जब थोड़ा-सा राब्ता था उनसे, और वो उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी आपकी इस नॉवल की, और उन्होंने खुद कहा था कि ये एक बहुत मुस्तनिद काविश है। तो क्योंकि अभी मुझे आपसे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जी। खुदा उनको हमेशा का राम अता करे। अच्छा, इसके बाद जो हाँ, आपकी शायरी की तरफ आते हैं, जो आपकी पहली किताब है, हमेशा रूठ जाते हो, तो मुझे याद है कि क्योंकि ये मसवदा मैंने पढ़ा और मैंने उसमें लिखा भी है। तो ये जो जी जज़्बे होते हैं, रूठना, मनाना और खुश होना, और ये सारी चीज़ें, ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और मैं समझता हूँ कि इन जज़्बों की अक्कासी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज़ से
अपनी शायरी में की है। तो एक तो बताइए कि ये जो किताब है जब आई, तो कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? और आप क्या समझती हैं कि किसी भी शायर और शायरा के लिए जो साहिबे किताब होना है, ये क्या अहमियत रखता अ, साहिबे किताब होने से ये है कि आप जरा मुस्तनद हो जाते हैं। वैसे तो खैर बहुत से लोग लिख रहे होते हैं, लेकिन एक पहचान है, एक हवाला है किताब। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि एक तख्लीक का अमल है, आप अपनी तख्लीक पे खुश होते हैं। जैसे एक इंसान अपनी औलाद की तख्लीक पे खुश होता है, इस तरह से कहा जाता है कि जो इंसान की जो किताब होती है वो भी ज़ाहिर है उसकी तख्लीक होती है। और एक इतना मोतबर हवाला मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो मेरी जो शायरी की किताब है 2007 में ये शाया हुई थी। और उस वक्त तक की जो भी कैफियत थी, जो भी जज्बात और एहसासात थे, उनको मैंने उसमें समोने की कोशिश की। जाहिर है उसमें रोमानवी हवाले भी हैं, लेकिन ये था कि सिर्फ रोमानवियत ही नहीं है, उसके साथ साथ गिरदो पेश के भी जो जिस हद तक मैं महसूस कर सकी और जिस हद तक मैं बयान कर सकी, एक कोशिश मैंने की उसमें। है? जी। और जी। उसके साथ हम देखते हैं कि आपने कुछ एडिटिंग भी की है, और एक आपकी तहकीक और तनकीद जो है यूनुस अदीब हयात फन। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तहकीक और तनकीद है, ये एक बड़ा एक शोबा है, और जिसमें बड़ी मेहनत दरकार होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की उसकी वैल्यू देना, उसके सारे पहलू रोशन पहलुओं को देखना, और फिर तनकीदी निगाह से देखना, ये नहीं कि सिर्फ मेन-मेन चीज़ें या वो एक तरफ को देखना। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत फ़न है। तो आप किस तरह समझते हैं कि ये जो तहकीक और तनकीद का फ़न है, और ख़ास तौर पे जो आपने जो नॉवल था उसपे भी यही था उसका मौज़ू, और जो यूनुस अदीब हैं जो उनका हयात फ़न जो है, तो ये आपका कैसा तजुर्बा रहा, ये जो यूनुस अदीब साहब पे आपने काम किया? फादर जी, ये तो बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था एमए का। ये मेरा मकाला था यूनुस अदीब हयात फन। तो उसमें टाइम भी बहुत महदूद था काम करने के लिए। और मौजू इस हवाले से मुश्किल साबित हुआ कि जिस साल ये मौजू मिला है उसी साल उनका इंतकाल हुआ था। तो उनके हवाले से बहुत सी अहम मालूमात जो वो खुद दे सकते थे, वो उसको तलाश करने में या उस मालूमात तक रसाई हासिल करने में बड़ी मुश्किलात हुई। ज़ाहिर है सबसे पहला हवाला, मुस्तनद हवाला तो उनके घर वाले ही हो सकते थे। लेकिन मसला ये था कि उनके घर वालों को भी उनकी सारी जहतों का इल्म नहीं था। मतलब ये कि यूनुस अदीब साहब नॉवल निगार थे, अफसाना निगार भी थे, उन्होंने स्वान उमरियाँ भी लिखी, उन्होंने बच्चों के हवाले से भी अदब तख्लीक किया। लेकिन उनके घर वालों को उनकी अफसाना निगारी के हवाले से इल्म नहीं था। फिर मैंने जो उनके करीबी दोस्त थे, इस हवाले से जिन मैगज़ीन्स में वो लिखते रहे, वहाँ भी मैं गई। और मुख्तसर से अरसे में एक नई चीज़ ये भी सामने आई कि वो अफसाना भी लिखते थे, और इस पे उनके घर वालों को भी बहुत हैरत हुई। और मेरा ख्याल है कि यूनुस अदीब के हवाले से अब तक की एक जो मोतबर हवाला है वो वही किताब है। और बड़ी मेहनत से भी मैंने उस पे काम किया था, और एक मुख्तसर वक्त में उनके सारे मवाद को ढूंढना और उस पे बात करना, तनकीद करना, और ये सारी जो तहकीक का अमल था वो मतलब बड़ी मेहनत उस पे भी मैंने की। जी, जी। तो अब भी ऐसा ही है कि कुछ साल पहले सागर सिद्दीकी के हवाले से भी एक साहब थे, हम टीवी के कोई वो थे प्रोड्यूसर। तो उन्होंने भी वो सागर सिद्दीकी के हवाले से काम करना चाहते थे। तो उन्होंने ज़ाहिर है यूनुस अदीब और सागर सिद्दीकी दोनों करीबी दोस्त भी थे, और यूनुस अदीब ने सागर सिद्दीकी के हवाले से बहुत काम भी किया। तो उन्होंने चूँकि फ़िल्म बनानी थी उसपे सागर सिद्दीकी पे, तो उन्होंने फिर पहले ये ढूँढा कि यूनुस अदीब को भी ढूँढा जाए, उनके हवाले से काम ढूँढा जाए। तो फिर इस हवाले से उन्होंने मुझसे भी वो मिले, और मैंने किताब भी उनको दी, और जो कुछ भी मटीरियल मेरे पास मौजूद था, यूनुस अदीब का जो काम सागर सिद्दीकी के हवाले से था, वो भी मैंने उन्हें दिया। और शायद उनकी वो आखिरी मराहिल में है वो फ़िल्म भी। और उसके अलावा अपने कुलियाती अंजीली, ये मैं समझता हूँ कि आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा काम है। इस हवाले से भी जी। नाज़रीन को बताइए। जी, उसमें इस तरह से था कि इमानुएल कासिर इंजीली साहब का जो सारा उनका जो काम था, वो मौजूद तो था, लेकिन इस तरह से था कि बिखरा हुआ था। तो इस हवाले से डॉक्टर अख्तर इंजीली साहब जो उनके साहबजादे हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सी चीज़ें उन्होंने दी भी मुझे। और मैंने अपनी सी कोशिश की कि सबको एक तरतीब दे सकूँ, एक सलीके से उसको किताबी शक्ल दे सकूँ। तो यही था बस उसमें। कि वो सारा एक मतलब ये भी एक था उसमें, खास बात उसकी ये थी कि एक वो एक
बहुत अच्छा मटेरियल था, बहुत अच्छा मवाद था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने शायरी की, मजहबी हवाले से भी और दीगर हवालों से भी। तो सबको एक जगह इकट्ठा करना और इस तरीके और सलीके से कि एक जैसे एक किताब की जो एक खूबसूरती है, जो उसकी ज़िबाइश है, वो भी बरकरार रहे, शायरी में कोई मसला भी ना हो। तो उन्होंने भी बहुत ताउन किया और मैंने भी अपनी तरफ से उसपे बहुत मेहनत की और फिर ये किताब शाया हुई। बहुत ज़बरदस्त। और मैं चाहूँगा कि अभी थोड़ा-सा मूड जो है वो चेंज करते हैं। आपने बातें काफ़ी की हैं, अभी आपके कलाम की तरफ आते हैं, क्योंकि नाज़रीन जो हैं वो सुनना चाहेंगे मुकालमा टीवी के आपको, तो प्लीज़ इरशाद कीजिए। जी, ये एक गज़ल ये अल्लामा इकबाल का एक मिसरा था, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मेरी तो सादगी देख क्या उसको चाहता थोड़ा जी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या क्या चाहता हूँ। चाहता वाह! तो मैंने उस मिसरे में थोड़ी-सी वो तब्दीली की, उसको चाहती किया और उस पहर में उस रदीफ काफ़िये के साथ, काफ़िया तो ज़ाहिर है मुझे तब्दील करना पड़ा, जी, रदीफ तब्दील करना पड़ी, तो ये इस हवाले से गज़ल है। दुआओं का दामन रसा चाहती हूँ, वाह! दुआओं का दामन रसा चाहती हूँ, खुदाया मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ, तुझे रूबरू देखना चाहती हूँ, तुझे रूबरू देखना चाहती हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहती हूँ। है फ़िरौन हर सू है दज्जाल हर जा, है फ़िरौन हर सू है दज्जाल हर जा, यदे बैज़ा और एक असा चाहती हूँ। नहीं रोक जाता मेरा अब दवा से, नहीं रोक जाता मेरा अब दवा से, मसीहा मैं तुझसे शिफा चाहती हूँ। वाह! मोहब्बत 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 मोहब्बत, यही चार जानिब सदा चाहती हूँ। और आखिरी शेर है, मेरे बाद शेरो सुखन हों अधूरे, मेरे बाद शेरो सुखन हों अधूरे, अदब की ज़मीं पर खला चाहती हूँ। वाह, 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 वाह! बहुत खूबसूरत शुक्रिया। और बहुत ज़बरदस्त। और मैं समझता हूँ कि ये जो रवानी है शायरी में, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और फिर लहजा भी और अदायगी जैसे हम पढ़ते हैं उसको, अ, ज़बरदस्त। और कुछ पेश कीजिए। जी, शुक्रिया। एक और गज़ल के चंद अशार। वो हँसती आँखें, हँसी तबस्सुम, दमकता चेहरा किताब जैसा। वाह! वो हँसती आँखें, हँसी तबस्सुम, दमकता चेहरा किताब जैसा, दराज़ कामत है सर्व आसा, है रंग खिलते गुलाब जैसा। वो धीमे लहजे के ज़ेरो बम में, फुआर जैसी हसीन रिमझिम, वो धीमे लहजे के ज़ेरो बम में, फुआर जैसी हसीन रिमझिम, है गुफ्तगू में बहम तसलसल, रवां-रवां सा चनाब जैसा। कुछ उसके आरिज़ की दिल फरेबी, कुछ उसके होंठों का रंग दिलकश, कुछ उसके आरिज़ की दिल फरेबी, कुछ उसके होंठों का रंग दिलकश। वो सरता पा है गज़ल का लहजा, नया-नया सा शबाब जैसा। कभी वो तस्वीर बन के देखे, कभी वो तहरीर बन के बोले, वाह! कभी वो तस्वीर बन के देखे, कभी वो तहरीर बन के बोले, वो पल में गुमसुम, वो पल में हैरां, किसी मुसव्विर के ख्वाब जैसा। वाह! ये मेरे जज़्बों की खुशनसीबी या उसकी चाहत की इंतहा है कि उसकी आँखों में अक्स मेरा, नेहा अयां सा हिजाब जैसा। फरिश्ता सूरत दुआ का साया, वो रूप इंसान का धार आया, है उससे दूरी अज़ाब मुझको, है उसका मिलना सवाब जैसा। पलट के देखे तो वक़्त ठहरे, वो चल पड़े तो ज़माना हैरान, पलट के देखे तो वक़्त ठहरे, वो चल पड़े तो ज़माना हैरान। वो रश्क अंबर, वो माह कामिल, वो कहकशां, वो शहाब जैसा। और आखिरी शेर है, कभी वो शेरो सुखन का शैदा, कभी वो तहकीक का दीवाना, कभी वो शेरो सुखन का शैदा, कभी वो तहकीक का दीवाना, वो मेरी गज़लों का हुस्न मतलब, मेरे मकाले के बाब जैसा। वाह, 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 वाह! बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। और जैसे आपने पूरा उसको रवानी में पढ़ा है और बड़ा लुत्फ़ आया। और अच्छा ये बताइए कि जो शायरी जो है, ये अरूज़ की मरहून मिन्नत है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो लिखने वाले हैं, जो शुरा कराम हैं, कुछ तो
अरूज को मानते हैं, कुछ कहते हैं कि इसके लिए जरूरत नहीं है, आपका एक जब आपकी एक मश्क हो जाती है और तो उससे काम चल जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो खुद, क्योंकि इसमें बाकायदा तौर पे मेहनत की, देखा कि क्योंकि वो उस तरह काम नहीं चलता, आपको तख्ती करने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और फिर पहचान भी हो जाती है। जैसे अभी आपने ये मेरा ख्याल मुफ़ाइलातुन में ये आपने पूरी 4 बार जो है वो बहर में तो ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी। ऐसा है कि जाहिर है कि औज़ान के बगैर तो शायरी का तसव्वुर ही नहीं है ना। तो ऐसा है कि शायरी में और नस्र में तो फ़र्क ही ये है, जो मंज़ूम कलाम है वही शायरी है। तो मंज़ूम कलाम की परख के लिए, उसके लिए काम करने के लिए तो ज़ाहिर है अरूज़ की ज़रूरत तो है, इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। हम लोग अरूज़ का पर्चा भी पढ़ाते हैं, एमए में भी हमने एक पर्चा पढ़ाया और एमफिल में हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा था एफसी कॉलेज में भी। और यहाँ पे जो अभी हमारी बीएस की जो क्लास है ऑनर्स की, उसमें भी अरूज पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो ये तो स्टूडेंट्स को भी हम यही बताते हैं कि जाहिर है इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है तख्ती करना, ये सारा सिलसिला। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि आगाज में जब हम शुरू में लिखने का आगाज करते हैं तो उस वक्त तो जरूरत है तख्ती करने की। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जब हम अपने मश्क में आ जाते हैं, हमारी कोई रवानी हो जाती है, एक तरीकाकार मालूम हो जाता है, तो फिर वो लहजे से भी मालूम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उस वक्त हम उसको लिख के उसको कता करके देखें, लेकिन जाहिर है जरूरी है। बिल्कुल। और क्योंकि जी, जी, बात कीजिए। जी नहीं, बस यही मैं कहना चाह रही थी कि जाहिर है उसकी उसकी जरूरत है। यही तो एक शायर को गैर शायर से मुनफरिद करने की खूबी है। बिल्कुल। और क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज किए हैं दूसरे शायरों के भी, अदीबों के भी, और उन्होंने कहा कि चाहे आपका तख़य्युल कितना भी आला हो, उसको कहीं न कहीं जो छलनी है इसकी अरूज की, उसमें से गुज़रना है। जी क्योंकि फिर ही पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, वज़न क्या है, बहर कौन-सी है, आपका तसलसल कैसा है, चीज़ें कैसी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी शायर के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने कुछ मताला कितना किया और किन शुरा कराम को आपने पढ़ा? गालिब जो हैं वो बहुत मुस्तनिद हैं, आपने उनको पढ़ा या दूसरे जो हमारे क्लासिकल शुरा कराम हैं उनको पढ़ा? कुछ मताला जी के हवाले जी ज्यादा तो चूंकि सिलेबस में भी शामिल थे, मीर तकी मीर भी, मीर दर्द को पढ़ा, मिर्जा गालिब को पढ़ा। जाहिर है इनके बगैर तो उर्दू अदब अधूरा है। और फैज अहमद फैज को पढ़ा, हसरत मोहानी को पढ़ा, साहिर लुधियानवी। जाहिर है ये सभी लोगों को पढ़ते आए। ऐसा मतलब सिलेबस में भी शामिल थे, उसके अलावा भी पढ़ा। तो मिर्जा गालिब की आपने बात की तो वो तो जाहिर है उनके लिए क्या कहा जाए, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मुझे याद है कि किसी से मैंने कहा इस तरह, मैंने कहा कि आपने गालिब को पढ़ा है? तो उन्होंने कहा जी पढ़ा है बहुत ज्यादा। कह रहे, कहा कि गालिब को निकाल देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि जो गालिब का मुकाम है, आप देखें कि जो वो लिख के हैं, जो कह गए हैं, वो बड़ा जी मुस्तनिद है। और खास तौर पे उनके, मैंने एक मेरे पास थी एक किताब जिसमें उनके सहले मुमतना की शायरी जो है जो गालिब के यहाँ है, तो वो बहुत खूबसूरत अशआर मैंने पढ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है पढ़ने वालों के लिए, जानने वालों के लिए, कि आप जब आपका मुताला जो है जैसे आपने भी कहा कि आपने मुताला किया, तो क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि पहले क्या कुछ कहा जा चुका है, आप क्या कह सकते हैं, आप उसी बात को किस अंदाज़ से कह सकते हैं। जी, तो जाहिर है एक जी, सीखने का अमल है। हम सीखते ही रहते हैं सारी जिंदगी। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि यही लबो-लहजा जिसको हम कहते हैं, कि आपने एक ही बात को किस अंदाज़ से कहा है और जो आपका डिक्शन है, जो आपका जो अल्फाज़ हैं, उनका जो चुनाव है, वो कैसा है। तो वही उसको मुनफ़रिद बनाता है। अच्छा, आपकी जो ज़ेरे तबा किताबें हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। एक है मान ओ तू, और ये शायरी है, और आलमी दीन तहकीक। तो इस हवाले से बताइए जो प्लान्स है फ्यूचर के। जी शायरी का तो ये है कि 2007 में जब किताब छपी तो उसके बाद से अब तक
जो मवाद है उसको छपवाने का इरादा है। और आलमी दिनों के हवाले से जो पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ उसमें काफी वक्त मिला लिखने का, रिसर्च का भी, तो उसके आलमी दिनों के हवाले से भी मैंने काम किया। इसके अलावा ये भी इरादा है कि जो मेरा पीएचडी का जो थीसिस है, जो रिसर्च वर्क है, वो भी बड़ा मुनफरिद मौजू है, पाकिस्तानी उर्दू गजल में सूफियाना जहतें। तो इस पे भी पहले काम नहीं हुआ, तो वो भी मेरा इरादा है कि उसे भी शाया करवाया जाए, क्योंकि थीसिस तो जाहिर है डिग्री मिल जाती है, उसके बाद वो लाइब्रेरी तक महदूद हो जाता है। तो ये भी मेरी एक कोशिश होगी कि वो भी शाया हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके वो जो उसमें मैंने काम किया। जी, जी। अच्छा जी। डॉक्टर साहबा, ये बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि जो आपका काम जो होता है, जब आप एक मेहनत करते हैं, आपने मेरा ख़्याल बताया, ज़िक्र भी किया कि आपने टॉप किया था किसी अ, जी, मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान था, तो मैंने सारे पंजाब में ओपन मेरिट पे टॉप किया था। तो माइनॉरिटी की भी सीट थी उसपे, जी। लेकिन मतलब बस खुदा का करम था कि मैंने टॉप किया था ओपन मेरिट पे। तो वो माइनॉरिटी वाली सीट अब भी खाली है। तो ये भी जी, बड़े एहसास की बात थी। शायद जहां तक मेरे इल्म के मुताबिक तो पहले ऐसा नहीं हुआ। तो शायद मैं ही वो पहली बीइंग ए फीमेल पहली खातून ही होंगी जो जिसने टॉप किया। तो इस पे भी मैं बड़ी खुदा की शुक्रगुजार हूँ। तो हम बड़े खुश हैं, अब आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने टॉप किया। मैं समझता हूँ कि आप हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वैसे भी हमारे मुआशरे में आपको पता है कि ख़वातीन का अपने वजूद को मनवाना, अपना रास्ता बनाना, मर्दों के मुआशरे में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और फिर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, और ख़ास तौर पे जब ख़ानदानी ज़िंदगी भी साथ हो और फिर वक़्त निकालना और इस तरह। तो कैसे मैनेज कर लेती हैं आप ये सारा कुछ और वक़्त कैसे निकाल लेती हैं? बस वक्त को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बस सिलसिला चल ही रहा है। जॉब भी है, जाहिर है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। और कहीं आने जाने की जरूरत होती है तो साथ चलते हैं, वो कभी मना नहीं किया उन्होंने। और इसी तरह से मेरी बेटी है, बहुत शरारती है, बहुत, उसको भी वक्त देना पड़ता है, पढ़ भी रही है जाहिर है। तो बड़ा मुश्किल होता है उसको भी संभालना और उसकी पढ़ाई के हवाले से भी कुछ फिक्र करना। लेकिन जाहिर है सारा सिलसिला चल रहा है, जॉब भी चल रही है, फिर जैसे जब वक्त मिलता है तब लिख लेती हूँ। लेकिन ज्यादा उस तरह से जैसे शादी से पहले एक सिलसिला था, वक्त भी ज्यादा था और जिम्मेदारियां भी कम थी। उन दिनों में आना जाना भी ज्यादा था, मुशायरों वगैरह में भी। लेकिन अब वो सिलसिला काफी हद तक समझे रुक ही गया है, ज्यादा नहीं अब आना जाना होता। और लेकिन बस बिल्कुल मैनेज हो रहा है। जी, जी। जी। बिल्कुल, क्योंकि फिर मैं ये है कि जी। जी, जी, बात कीजिए। जी, ये है कि मुशायरों पे जाने का कोई पहले इतना ज्यादा मुझे वो पहले भी नहीं था कि बहुत ज्यादा कुछ जाया जाए। शायरी मैं अपने शौक के लिए करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रोफेशन नहीं है, सब दिल चाहा तो लिख लिया। कोई कैफियत, कोई लम्हा, कोई बात, कोई जज्बा, कोई इस तरह से हो तो लिख लेती हूँ। तो इसलिए मैंने मतलब इतना इसको महसूस भी नहीं किया कि मैं कोई ज्यादा जा नहीं रही। तो मतलब बस ठीक है, थोड़ा सा मिजाज इस तरह का है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप महसूस नहीं करती शायद कि आप जाने नहीं, लेकिन वो दूसरे जो शायर हैं, अदीब हैं, वो महसूस करते हैं कि ये शायद बड़ी उनकी मेहरबानी है। ऐसा सोचते हैं तो बहुत मैं जी। शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो ज़िंदगी तो आपको पता है इसी तरह चलती है। हर बंदा मसरूफ़ है किसी न किसी तरह, हमारी ज़िंदगी। लेकिन जी। ये जो है ये भी एक काम है, ये एक ख़िदमत है, आप तो उसको जो हम करते हैं। अच्छा, तो जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपको अवार्ड्स मिले, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो जो हमारी मेहनत होती है, जब उसको तस्लीम किया जाता है, तो हमें उसकी एक एक बड़ी खुशी महसूस होती है। तो आपको अवार्ड जी। जो है वो 2007 में जो बीएम हसरत अवार्ड मिला, फिर नेशनल जी। अवार्ड है, यूथ अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी आपको अवार्ड दिया। हाँ जी, 2008 में वही था, नेशनल यूथ अवार्ड था। जी, जी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से, वो वजीर आजम की तरफ से था ये। पहली दो किताबों पर था, उस वक्त मेरी दो ही किताबें थी। जी। तो तब जी।
तो ये उन पहली दो किताबों पर था। उर्दू नॉवल के मनफी किरदार और हमेशा रूठ जाते हो, इन दो किताबों पर ये था। अच्छा, तो ये बताइए इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो अवार्ड्स मिलते हैं, फर्ज करें हुकूमत की तरफ से या इस तरह, तो उसमें कुछ अमाउंट होती है, पैसे भी होते हैं या सिर्फ वो अवार्ड कप वगैरह देते हैं? हाँ जी, ये भी मतलब एक बड़ा, इसके पीछे भी बड़ा वो दिलचस्प एक किस्सा था कि मैंने अखबार में ही देखा था उन दिनों 2008 में कोयटा से जो अखबार शाया होता है आफताब, उसके जो अदबी एडिशन था वो उस पे मैं काम कर रही थी। तो उसी अखबार में वो मैंने देखा था, ऐड आया हुआ था ये अवार्ड के हवाले से। तो बस वैसे ही मैंने वो देखा, मैंने कहा अच्छा, उसमें ये था कि आपने मतलब कोई आपकी अचीवमेंट हो कम उम्री में। तो उस वक्त मैंने कहा कि सोचा कि अच्छा चले, दो किताबें तो हैं, देखते हैं। लिख के मैंने वो भेज दिया फिल करके उसको। तो ये है कि वो 2 माह के बाद वहां से फोन आ गया इस्लामाबाद से कि आपने, मैंने किताबें भी नहीं भेजी थी, मैंने तो उनके टाइटल भेज दिए थे। मैंने कहा से किताबें क्या भेजनी। तो वो टाइटल भेज दिए थे, फिर उनका फोन आया कि आप अपनी किताबें भी भेजें, आईडी कार्ड साथ भेजें। तो वो फिर मैंने भेजी, फिर थोड़ा सा मुझे मतलब शौक हुआ कि अच्छा, ये तो मतलब किताबें भी मांग रहे हैं, शायद मतलब कोई मतलब मिल जाएगा अवार्ड। तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग भी हुई, जाहिर है सारे पाकिस्तान से था। और ये जो नेशनल यूथ अवार्ड है, ये 34 शोबों में दिया जाता है, जिसमें एक लिटरेचर भी है। तो लिटरेचर में ये अवार्ड मुझे मिला था। और ये है कि जाहिर है एक सरकारी सतह का था, तो इसमें सर्टिफिकेट के साथ 50,000 भी साथ कैश अवार्ड था ये, 50,000 भी मिले थे सर। हम्म, चलें, ये थैंक यू। मतलब एक एप्रिसिएशन थी ये गवर्नमेंट की तरफ से, जाहिर है कि मतलब कोई काम किया है तो उस पर, इससे भी हौसला अफजाई भी होती है, मजीद आगे काम करने का हौसला भी मिलता है। जी, जी, और मैं समझता हूँ कि ये जो हौसला अफ़ज़ाई है किसी भी शायर के लिए, शायरा के लिए, तख्लीक़-कार के लिए, कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम है, क्योंकि इसके साथ ही हम आगे और बढ़ते हैं और हौसला मिलता है, जज़्बा मिलता है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर और किसी भी सतह पर जहाँ पे कुछ लोग कर सकते हैं, शायरों, अदीबों के हवाले से प्रोग्राम, उनकी हौसला अफ़ज़ाई, जो आर्ट से वाबस्ता जी लोग हैं उनके लिए ये करना चाहिए और इसको ज़रूर होना चाहिए। और उसके अलावा भी फिर आपके अवार्ड्स हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म मलाले अहमद गोल्ड मेडल और क्राउन सर्टिफ़िकेट है, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल अवार्ड है, कश्मीरी अदबी अवार्ड, जी और एक आपने कोई मिली नगमा लिखा, उसपे भी आपको अवार्ड मिला? जी, उस पे सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड था, ये 2011 में मिला था। ओके, ओके। ये गाया भी गया था ये मिली नगमा। ये मिली जी। नगमा ये था। अ, तो कैसा लगता है जैसे जब अवार्ड्स मिलना शुरू होते हैं, हाउ डू यू फील, क्या फीलिंग थी जब पहली बार फर्ज़ करें आपको अवार्ड मिला? सो हाउ डिड यू जी, फील? बस मतलब एहसास होता है कि हाँ, कोई अच्छा काम किया है। और मतलब अपने आप को इंसान ज़ाहिर है कुछ खास समझता है कि हाँ, ये मतलब मेरी कोई अचीवमेंट है। बहुत अच्छा लगा। जी, दैट्स ग्रेट। तो जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना कलाम और पेश करें नाज़रीन को। जी, जी। ये एक गज़ल। जी, क्या फरिश्ते जान पाएंगे बदी का फ़लसफ़ा, वाह! क्या क्या फरिश्ते फ़रिश्ते, जान जान पाएंगे बदी का फ़लसफ़ा, वाह! मुख्तलिफ इंसान से है आदमी का फ़लसफ़ा। वाह! क्या फरिश्ते जान पाएंगे बदी का फ़लसफ़ा, मुख्तलिफ इंसान से है आदमी का फ़लसफ़ा। जिंदगी समझाएगी खुद जिंदगी का फ़लसफ़ा, जिंदगी समझाएगी खुद जिंदगी का फ़लसफ़ा। हम शराबों से ही समझे तिश्नगी का फ़लसफ़ा। हर गिरा सुलझा गया है वो बिना एहसास के, हर गिरा सुलझा गया है वो बिना एहसास के। बस खुदा को ही न समझा फ़लसफ़ी का फ़लसफ़ा। वाह, 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 रह वाह! गई। ये दोबारा कहिए शुक्रिया, ज़रा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। हर गिरा सुलझा गया है वो बिना एहसास के, बस खुदा को ही न समझा फ़लसफ़ी का फ़लसफ़ा। रह गई है अनकही हर बात उनको देखकर, रह गई है अनकही हर बात उनको देखकर, और वो समझे कभी ना खामोशी का फ़लसफ़ा। और आखिरी शेर है, जब रसाई थी ना तुम तक और जब खोया तुम्हें, जब रसाई थी न तुम तक और जब खोया तुम्हें,
उन दिनों में हमने समझा बेबसी का फलसफा। वाह! वाह! ज़बरदस्त। और भी कुछ कहिए। अच्छा, कुछ न कोई नज़्म कहिए, नज़्म, क्योंकि आप नज़्में भी कहती हैं। जी, ये एक नज़्म है, इसका उन्वान है वही हुआ ना। कहा नहीं था अहदे उल्फत समझ के बांधो, कहा नहीं था अहदे उल्फत समझ के बांधो, निभा सकोगे मुझे समय की तमाज़तों से बचा सकोगे। वाह! बहुत कहा था, बहुत कहा था सबाहतों में बहल न जाना, मुझे गिरा के संभल न जाना, बदलती रुत में बदल न जाना। बहुत कहा था, बहल गए ना, कहा नहीं था संभल गए ना, वही हुआ ना, बदल गए ना। वाह, 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 वाह! जी। बहुत खूबसूरत। और मैं समझता हूँ कि ये जो नज़्म है उसका एक अपना एक अंदाज़ होता है और उसकी अपनी एक पहचान होती है। यही नज़्म और ग़ज़ल में फ़र्क है, क्योंकि नज़्म में आप मौज़ू जो है उसको ज़्यादा वसी कर सकते हैं, उसका अंदाज़ आप अपने तौर पे बदल सकते हैं। ग़ज़ल का एक अपना मुक़ाम है। तो आप जी। किस तरह देखती हैं ग़ज़ल और नज़्म में? जब आप लिखती हैं, क्या किसमें ज़्यादा अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पर तो ग़ज़ल कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगरचे ग़ज़ल कहना ज़्यादा मुश्किल है, आप पाबंद होते हैं उसमें। जी, लेकिन मैं पाबंद नज़्म भी मैंने कही और आज़ाद नज़्म भी। तो दोनों का एक अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन ज़्यादा अच्छा मतलब ग़ज़ल कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन नज़्म में फिर ये है कि अगर मैं नज़्म कहूँ तो फिर मुख्तसर हो और जानदार हो। मतलब ऐसा मौज़ू हो कि वाक़ई, मतलब अगर मुझे खुद अच्छी नहीं लग रही तो शायद मैं मतलब कैसे सोच सकती हूँ कि किसी और को भी अच्छी लगेगी। मतलब जब तक मैं खुद मुतमईन ना हूँ मैं ना सुनाती हूँ, ना मतलब उसको कहीं शाया करने के लिए भेजती हूँ। तो नज़्म भी कही मैंने, जी, जी। लेकिन ज़्यादा ग़ज़लें। ज़्यादा ग़ज़ल की। अच्छा, कहते जी, हैं कि जो ग़ज़ल है उसमें शायर जो है वो अपना जो कुछ उसने अपनी बात कहनी होती है, जो उसके कैफ़ियत होती हैं, जिसमें रंज है, गम है, खुशी है, के जो जज़्बात हैं वो आसानी से इंसान पर होता है। और नज़्म जो है ये ख़ास तौर पे जब आप अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को ज़्यादा बयान करना चाहते हैं, तो उसको ज़्यादा शायद स्कोप है। तो आप किस तरह देखती हैं इस फ़र्क को नज़्म और ग़ज़ल में? जी, इस तरह से है कि नज़्म में चूँकि वो ग़ज़ल वाली पाबंदी नहीं है, वैसे तो ज़ाहिर है आज़ाद नज़्म भी पाबंद ही है। जी, अमूमन मैंने देखा सुना है कि वो लोग समझ लेते हैं कि आज़ाद नज़्म चूँकि उसका नाम आज़ाद है, तो शायद वो हर पाबंदी से आज़ाद है, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है उसमें अरकान रुक को मुख्तसर कर अरकान देते हैं। जी, जी, जी। जी, तो उसमें ये है कि बात कहने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। चूँकि आपके पास पाबंदी नहीं है, आप पाबंद नहीं हैं आज़ाद नज़्म में कि आप काफ़िये की पाबंदी करें, तो उसमें ज़रा ज़्यादा वसी मैदान मिल जाता है नज़्म में, किसी मौज़ू को, किसी बड़े मौज़ू को, बड़े से मुराद ये है कि किसी फैले हुए मौज़ू को बयान करने के लिए। लेकिन जो लिखने वाले हैं वो मतलब ग़ज़ल में भी अपनी बात कर लेते हैं। जी, जी। तो अभी एक और नज़्म जो है वो सुनाइए। जी। जी। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमें वक़्त मिला है इसमें हम जो आपकी शायरी जो है उसको भी थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दे सकें, जी। ताकि जी, अ, ये नज़्म का उन्वान है अम्न, मुफ़ाहमत, समाजी हम-आहंगी। थोड़ी गिरदोपेश की सूरत-ए-हाल के हवाले से है ये, और गालिब की ज़मीन में है, आपको पसंद आएगी। जी, जी। बर्बादियों का चारसू सामा किए हुए, वाह! बर्बादियों का चारसू सामा किए हुए, शेर धरती है आसमां को भी हैरां किए हुए, वाह! अमनो मफाहमत कदा वीरां किए हुए, साहिल भी हैं तहैया तूफान किए हुए, बैठे सभी हैं अमन का अरमा लिए हुए, बैठे सभी हैं अमन का अरमा किए हुए, फितना फसाद हर जगह खौफो हरास भी, मुख्तल हुए अवाम के होशो हवास भी, बारूद में बदल गई फूलों की बास भी, है मुनहसर दुआओं पे जीवन की आस भी, याद खुदा को जान का ईमा किए हुए, बैठे सभी हैं अमन का अरमा किए हुए। दुनिया में इत्तेहाद से क्या क्या नहीं हुआ, दुनिया में इत्तेहाद से क्या क्या नहीं हुआ, ये देश मिल गया हमें नक्शा हसीन हुआ, ऐसा लगा सितारों में एक माह जबी हुआ,
असलाफ सुरखरू हुए, ऐसा यही हुआ, तारीकियों को नूर से ताबा किए हुए, बैठे सभी हैं अमन का अरमा किए हुए। जुल्मों सितम फरेब ही दुश्मन है प्यार के, जुल्मों सितम फरेब ही दुश्मन है प्यार के, बदले खजा में इनसे ही मंजर बहार के। दानिश्वरों ने ये कहा सबको पुकार के, देखो यही जमी पे अनासिर है हार के, अर्ज़े वतन की खाक को अर्जा किए हुए, बैठे सभी हैं अमन का अरमा किए हुए। और आखिरी बंद है, उनसो वफा समाज में गर है तो अमन है, उनसो वफा समाज में गर है तो अमन है, सब्रो रजा मिजाज में गर है तो अमन है, फरदा की फिक्र आज में गर है तो अमन है, इंसानियत रिवाज में गर है तो अमन है, उम्मीद के चिरागों को ताबा किए हुए, बैठे सभी हैं अमन का अरमा किए हुए। बहुत जबरदस्त। और एक और गजल जो है वो सुनाइए जी। जी, एक गजल के चंद अशार। कुर्बतें हैं दरमियां या फासला है क्या पता, वाह, कुर्बतें हैं दरमियां या फासला मसला है है क्या क्या पता, पता, कौन किसकी जिंदगी में किस जगह है क्या क्या पता। पता। वाह, वाह, ये दिल मेरा है बावफा या कज अदा है क्या पता, दिल मेरा है बावफा या कज अदा है क्या पता, सरसरी सा रब्त है या राबता है क्या क्या पता, पता। किसने किसको किसने किसको पाए बिन ही खो दिया है क्या खबर, किसने किसको पाए बिन ही खो दिया है क्या खबर, कौन किससे किस तरह से छिन गया है क्या, क्या पता। वाह, कौन किससे, सॉरी मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। किसने किसको पाए बिन ही खो दिया है क्या खबर, वाह, किसने किसको पाए बिन ही खो दिया है क्या खबर, कौन किससे किस तरह से छिन गया है क्या पता। क्या पता। क्या गलत है क्या नहीं ये दिल समझता ही नहीं, क्या गलत है क्या नहीं ये दिल समझता ही नहीं, बात जो भी दिल में थी वो कह गया है क्या पता। तस्करा तो हो रहा है फिर से तरके इश्क का, वाह, तस्करा तो हो रहा है फिर से तरके इश्क का, कौन कल पे आज को फिर टालता है क्या पता। क्या पता। वाह, ये और एक गजल के दो तीन अशार। जी जी। रुका हुआ है जमाना समय की चाल के बाद, वाह, रुका हुआ है जमाना समय की चाल के बाद, तेरे अरूज से पहले मेरे जवाल के बाद, वाह, रुका हुआ है जमाना समय की चाल के बाद, तेरे अरूज से पहले मेरे जवाल के बाद, मुहाल तर हैं ये लम्हे हदे मुहाल के बाद, वाह, मुहाल तर हैं ये लम्हे हदे मुहाल के बाद, सिमटती शाम से पहले शबे विसाल के बाद, वाह, वो मांग लेता है रब से मुझे दुआओं में, वो मांग लेता है रब से मुझे दुआओं में, उदास होके जुदाई के हर ख्याल के बाद, कभी जुनूं की फराजी भी जेर होगी मगर, जवाले इश्क से तेरे मेरे जमाल के बाद, किसे मैं तुझसा कहूँ कौन तेरे जैसा यहाँ, मिले मिसाल कहाँ अब तेरी मिसाल के बाद, न वाह, पूछ कैसे कुरेदेंगे दिल के जख्मों को, न पूछ कैसे कुरेदेंगे दिल के जख्मों को, हकीकतों के ये निश्तर हंसी ख्याल के बाद। वाह, 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 जबरदस्त। और मेरी फरमाइश पे वो जो नज्म है हमेशा रूठ जाते हो, वो जरा पेश कीजिए। जी 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 उन्वान है इसका, हमेशा रूठ जाते हो। कोई भी रुत हो मंजर हो हमेशा आजमाते हो, कोई वाह, भी रुत हो मंजर हो हमेशा आजमाते हो, जहाँ जल्दी पहुंचना हो वहां तुम देर करते हो, शिकायत गर करूं तुमसे वहीं पर टोक देते हो, वाह, मुझे पहले पहुंचने का हमेशा दोष देते हो, यूं ही अक्सर सताते हो, बहाने सौ बनाते हो, जहाँ मुझको मनाना हो वहां खुद रूठ जाते हो, हमेशा देर करते हो हमेशा रूठ जाते
वाह, 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 वाह! बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम। और पता नहीं चल रहा वक़्त कैसे तेज़ी से गुज़र रहा है। और अगर आप आखिर पे सुनाना चाहती हैं कोई एक गज़ल, तो उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी, एक नज़्म है जो मेरी अगली किताब में से है, मनो तू में से। इसका उन्वान भी मनो तू है। बहुत सी आदतें यूँ तो हमारी अगरचे एक जैसी हैं। बहुत सी आदतें यूँ तो हमारी अगरचे एक जैसी हैं, मगर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मुतज़ाद हैं और इख्तलाफी भी। तुम्हें आदत सवालों की, तजस्सुस और हवालों की, मुझे उलझन वज़ाहत से, शिकायत से, रिवायत से। मैं लापरवाह हूँ और है खुद सरी मुझ में, मगर तुम कद्र करते हो, हमेशा फ़िक्र करते हो। बस अपनी ज़िद के पक्के हो, मगर सद शुक्र सच्चे हो। और उस दिन जब और उस दिन जब बड़े ही मान से तुमने कहा मुझसे कि जब हम एक हो सकते हैं तो क्या हम एक जैसे हो नहीं सकते? कसम उस एक लम्हे की, फ़कत उस एक जुमले ने मनो तू का बड़ा झगड़ा मिटा डाला, मुझे तुम सा बना डाला। वाह, 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 वाह! बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। और मैं चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल के हवाले से कुछ बात करना चाहती हैं, इस जद्दोजहद के हवाले से, या नाज़रीन को आखिर पे कुछ पैगाम देना चाहती हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। जी, एक बात कहना चाहूँगी मैं कि जो इल्म और अदब से वाबस्ता लोग हैं, जो नए लिखने वाले हैं, या जो हमारे जो बच्चे जो ज़ेर तालीम हैं, ये है कि इमला और तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ख़्याल रखें, क्योंकि उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती उसकी अदायगी ही में है। अगर तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, तो वो लहजे का असर भी सिफ़र हो जाता है। तो इसका थोड़ा-सा मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ कि जो स्टूडेंट्स जो एमफ़िल करते हैं, अमूमन एमए, एमफ़िल, तो कुछ हमारे अपने जो माइनॉरिटी से ही बच्चे हैं, तो वो जो फ़ोन पे बात करते हैं कि अच्छा थीसिस के हवाले से कुछ कोई मवाद चाहिए या कोई मालूमात चाहिए, तो वो फिर अफ़सोस होता है कि एमए करने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत कोई चले बहुत ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो तलफ़्फ़ुज़ का ख़्याल रखना चाहिए। या फिर जब वो मैसेज कोई उनका आ जाए जो उर्दू में अगर हो, तो उसमें इमला के मसाइल निकल आते हैं। तो ये दोनों बुनियादी बातें हैं, इनका ख़्याल रखना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं, जो ज़ेर तालीम है उनको भी, और जो नए लिखने वाले हैं उनको भी, कि तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो गया तो शेर का वज़न ख़राब हो गया। तो ये 2 बातें हैं, मतलब शेर और शेर के हवाले से, कि तलफ़्फ़ुज़ और इमला का ख़्याल रखना चाहिए। और आपके चैनल के हवाले से ये कि ये बहुत ही एक सेहतमंद सरगर्मी आपने शुरू की है। और मेरा ख़्याल है कि इससे वैसे ज़ाहिर है मुमकिन नहीं होता इस तरह से इतनी बातें करना, अगर कहीं हम किसी तकरीब में भी जाएँ, तो इस तरह से अपने ख़्यालात का इज़हार करना, और फिर जिस तरह से आप इतने आप मेहनत से सवाल आप तैयार करते हैं, पूछते हैं, तो ये सब बिलाशुबा बहुत एक खूबसूरत सिलसिला है, और मेरा ख़्याल है इसको इसी तरह से चलना चाहिए। और बहुत से जो दीगर लिखने वाले हैं, जो रह गए हैं, उन्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए, ताकि हम उनसे भी हमें इस तरह ये मुकालमा दरअसल है ही ये, जैसे 2 लोगों की आपस की गुफ्तगू है, लेकिन उसमें दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, बल्कि हो जाते हैं। तो मैं तमाम जो देखने सुनने वाले हैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ, और आपकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस चैनल के ज़रिए से मुझे मौका फ़राहम किया। और मैं यही कहूँगी कि ये सिलसिले को चलना चाहिए, ताकि हम जो बाकी हमारे और जो शायर अदीब हैं, नस्र निगार हैं, शायर हैं, सिंगर हैं, जो भी कोई हुनर है, जिसमें जो भी सलाहियत दी है खुदा ने, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए ताकि हम उन्हें भी जान सकें। जी। जी। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक़्त का जो आपने मुकालमा टीवी को दिया। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी आज गुफ्तगू हुई है, आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके फ़न के हवाले से, और जो आपका कलाम सुना है, नाज़रीन यकीनन आपको और ज़्यादा जानेंगे, और जो आपने कलाम सुनाया उससे यकीनन महज़ूज़ होंगे। और मैं ये जो आपने बात कही ख़ास तौर पे तलफ़्फ़ुज़ की, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें बहुत ज़्यादा कसूर जो है, मैं समझता हूँ कि पंजाबी ज़ुबान है, पंजाब में रहते हैं, और जब हम आते हैं उर्दू की तरफ, तो यकीनन अभी ये देखें, ये जो लफ़्ज़ तलफ़्फ़ुज़ है, ठीक है? तो आम बंदा इसको तलफ़्फ़ुज़ बोलेगा, ठीक है? और लेकिन जब जैसे तशद्दुद,
ठीक है? तो आम पंजाबी में तशद्दुद, तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है बहुत सारे लोगों को, और मैं समझता हूँ कि कोशिश करते रहना चाहिए। बल्कि मैंने खुद ज़ाती तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी पंजाब से पंजाबी जी, हैं, तो मैंने इसको कवर किया है, एक-एक लफ्ज़ को लेके जो है वो किस तरह, क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा कि क्योंकि फिर गलती जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं रहती, जब ख़ास तौर पे आप अदब को परवान चढ़ाना चाहते हैं। तो मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? बेहतरी उसमें आ सकती है। तो मेरा ख़्याल है यही आप का मकसद था जो आप पैगाम पहुँचाना चाहते थे। हाँ जी, असल में फ़ादर जी एक बात ये भी है कि हमारे जो स्कूल हैं, वहाँ पे जो तालीम का सिलसिला है, तो बच्चों की अब जो उर्दू के जो कायदे हैं, जो किताबें मिलती हैं, उसमें कहीं एराब का नामो-निशान ही नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं है ज़ेर ज़बर पेश की क्या हैसियत है, उनके साथ किस तरह से जो लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और अगर मतलब किसी स्कूल में ये सिलसिला नहीं है, तो वालिदैन को ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को एराब के साथ ज़ेर-ज़बर पेश का, शद का, जज़्म का, ये उनको भी फ़र्क मालूम होना चाहिए, ताकि शुरू से ही उनकी बुनियाद उस तरह से बनी होगी, तो वो बड़े होकर इस तरह से गलतियाँ नहीं करेंगे या कम करेंगे। तो इस पे बिल्कुल, मेरा ख़्याल है शर्माना नहीं चाहिए, ज़ुबान हमारी शनाख्त है, पंजाबी भी हमारी ज़ुबान है और उर्दू भी हमारी ज़ुबान है। अंग्रेज़ी ज़ाहिर है राब्ते का ज़रिया है, बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है, उसकी अहमियत से भी इनकार नहीं है, लेकिन जो हमारी पहचान है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। जी, जी, जी। बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने, और नाज़रीन इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुकालमा टीवी से आज जो हमारा मुकालमा था, वो डॉक्टर प्रिया ताबिता से था। डॉक्टर प्रिया ताबिता जो हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हमारा फ़ख्र है, क्योंकि जो शायरात का गुलदस्ता है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश फूल हैं, जो तरोताज़ा हैं, और आपने शायरी में भी देखा उस तरोताज़गी को और उनके जज़्बों को, और अभी मुस्तक़बिल में भी उनकी किताबें जो हैं, हम उनके मुंतज़िर हैं। और डॉक्टर साहब, हमारी दुआ है कि जो आपका तख़लीक़ी सफ़र है, वो इसी तरह रहे, कामयाब आप हों, और इस मैदान में आप और ज़्यादा लिखें, और नाज़रीन जो है वो, और फिर हम दोबारा भी आपसे राब्ता करके और आपका कलाम जो है वो दोबारा भी सुनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो वक़्त दिया। जी, बहुत शुक्रिया फ़ादर जी। जी, जी। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द एक और नए मेहमान को हम आपके सामने लेके आएँगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।